नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज सिनेमा संवाद की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में जिसको न सिर्फ ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल है बल्कि उसको कल्ट फिल्म कहा जाता है। उसको एक ऐसा रुतबा हासिल हो गया है कि वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर भी है, मास्टरपीस भी है और एक कल्ट फिल्म भी है। उसको क्लासिक भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। हम बात कर रहे हैं शोले फिल्म की। शोले जो कि 1975 में रिलीज हुई थी और 2025 में ये उसका 50वां साल है और इस 50वें साल में वो एक नए ढंग से रिलीज फिर से हो रही है। उसको उसके एक नई एंड के साथ में उसके जो एंड शूट किए गए थे उसमें कुछ नयापन जोड़ करके उसको नए प्रिंट के साथ में रिलीज किया जा रहा है। तो जो उसका ये गोल्डन जुबली ईयर है उसमें इस नए प्रिंट की और इस नए एंड के साथ में शूट करने के बाद, नए साथ रिलीज करने के बाद क्या दर्शकों की प्रतिक्रिया होगी ये तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शोले जो है वो कल्ट क्लासिक क्यों कहलाती है। क्या खास बात है इस फिल्म में कि 50 साल बाद भी और जिस दौर में फिल्म रिलीज हुई थी वो इमरजेंसी का साल था। 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी। जून में आपातकाल लगा था और फिल्म अगस्त में रिलीज हुई थी। 15 अगस्त को इनफैक्ट रिलीज हुई थी। तो क्या वजह रही इसकी लोकप्रियता की, क्या इसकी कहानी में ऐसी बात है कि इसके जो पात्र हैं, चाहे वो डाकू गब्बर सिंह जो कि उसका विलन है, या जो ठाकुर बलदेव सिंह जो कि उस फिल्म के एक मुख्य पात्र हैं, या जय वीरू, बसंती, इस तरह के जितने भी पात्र हैं वो सब, कालिया, सांभा, जितने भी पात्र हैं, सुरमा भोपाली, वो सब आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। और इसके डायलॉग जो हैं वो आज भी न सिर्फ फिल्मी महफिलों में या फिल्मी उसमें कॉपी होते हैं बल्कि उनका उनके ऊपर स्पूफ बनते हैं, उनके मीम बनते हैं। और गब्बर सिंह का किरदार तो जो है वो विज्ञापनों में बहुत इस्तेमाल किया गया। अमजद खान की जो अपार लोकप्रियता थी, पार्ले बिस्कुट्स के विज्ञापनों में उसका इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे स्पूफ बने हैं तमाम कैरेक्टर्स के ऊपर, ठाकुर के ऊपर, बसंती के ऊपर। हेमा मालिनी को बसंती का किरदार निभा करके जो अपार लोकप्रियता मिली है वो उनके करियर में एक बिल्कुल अलग मुकाम रखता है। तो ये एक जो फिल्म है, इस फिल्म की क्या खासियतें थी, क्यों ये इतना ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती है आज भी 50 साल बाद भी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पराग चापेकर जो कि जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से फिल्म समीक्षा और पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हमारे साथ, दर्शकों से फिल्म पत्रकारिता और फिल्म समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हमारे साथ फरीद खान साहब हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पटकथा लेखक हैं। हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब भी हैं जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं और संस्कृति और सिनेमा के सवालों पर लगातार हमारी चर्चाओं में शरीक होते हैं। नीरा जल क्षेत्री हैं जो कि स्वतंत्र फिल्म मेकर हैं, अध्ययन अध्यापन के काम से भी जुड़ी रही हैं और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। सिनेमा के बारे में लगातार हमारी बातचीत में शामिल होती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये जो हमारे दर्शकों को ये आप बताएं कि ये जो नया एंड, ये जो कहा जा रहा है कि एक नए एंड के साथ में एक नई उसका एक नया अंत है शोले फिल्म का, जो कि रमेश सिप्पी ने पहले फिल्माया था लेकिन रिलीज नहीं हुआ, तो उसके साथ रिलीज किया जा रहा है। तो उसमें क्या अभी तक जो लोगों ने फिल्म देखी है और इसमें नए अंत में क्या अंतर है, ये क्या इससे क्या फिल्म की जो लोकप्रियता है, क्या इसमें कुछ आपको लगता है कि बढ़ोतरी होगी, क्या क्या इसमें आप लगता है कि लोगों को उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि ये 50वां साल है शोले का और रमेश सिप्पी के करियर का ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि जाहिर बात है शोले हिंदी सिनेमा का ही नहीं, रमेश सिप्पी के करियर का भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो ये जो फिल्म है इसके कल्ट क्लासिक होने के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले उसके जो नए अंत की जो कहानी है जरा थोड़ा उसके बारे में अगर बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। नए एंड का जो ये बात उठ रही है वो उसमें कुछ नयापन नहीं है। ये आप देख चुके हैं, हम देख चुके हैं। दिक्कत ये है कि वो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन वाले उसको रीमास्टर करके, उसकी कलरिंग करके और नई कॉपी लेके आ रहे हैं। लेकिन जिस एंड की बात हो रही है वो एंड हमने देखा हुआ है। 90s में वो एंड आ गया था जहां संजीव कुमार खुद गब्बर सिंह को मारते हैं। 75 में जब फिल्म बनी थी उस समय उस एंड को हटा दिया गया था और नया एंड उस समय किया गया था जहां वे पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं।
गब्बर सिंह को। ये एंड था 75 में। लेकिन जब हमने फिल्म देखी 90s में, बाद में टीवी पर और सब जगह, और हितेंद्र जी ने तो 50 बार देखी, उनको याद होगा कि मोजरी पहने हुए जो संजीव कुमार हैं, जिसमें कीलें ठुकी हुई हैं उनके सोल में, और जिससे वो दबाते हैं उसको, गब्बर सिंह को, ये वाला सीन हमने देखा है। लेकिन चूंकि वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये वही सीन है जो शूट किया गया था, और उस ढंग से प्रचार कर दिया गया है उसका। तो मेरे हिसाब से नयापन इसमें यही है कि जैसे वो बाकी फिल्मों की रिमास्टरिंग करते हैं और नया कलरिंग होता है और नए स्कोप में लाया जाता है, वो नयापन है जरूर। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इतना सब कुछ जब वो करते हैं, तो इस फिल्म को भारत में क्यों नहीं दिखाते हैं पहली बार? वो विदेश दिखाने के लिए क्यों चले जाते हैं? भाई सब कुछ कर लिया आपने, तो भारत के किसी फेस्टिवल में दिखा दो ना, रीगल में दिखा दो, यहाँ पर दिल्ली ले जाके दिखा दो। तो उसके पीछे जो उनकी मंशा है फिल्म फाउंडेशन का, और वो जो पूरा खेल है, वो खेल उनका चलता रहता है। और एक हाइप क्रिएट किया है उन्होंने शोले को लेकर के। वैसे 50 साल हुए इसमें, नो डाउट, 50 साल से ये फिल्म पॉपुलर है। और 75 एक ऐसा साल है ना कि हमें शोले की जरूर बात करनी चाहिए। शोले का बिजनेस उस साल का सबसे बड़ा बिजनेस था, 3 करोड़ का बिजनेस किया था उसने, 30 करोड़ का बिजनेस, जो कि अपने आप में बहुत कमाल का बिजनेस था। लेकिन दूसरी फिल्में भी जो आई थी उसी साल 75, सिर्फ मैं नाम ले लूंगा उनको, अब बाद में चर्चा में लाए ना लाए ये आपकी मर्जी है। लेकिन उन फिल्मों को 75 में ही रिलीज हुई, जिनके भी 50 साल हो रहे हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जिनमें से जय संतोषी माँ भी है, सन्यासी है, दीवार जैसी फिल्म है, चुपके चुपके जैसी एक कॉमेडी फिल्म है, मौसम है, खुशबू है, आंधी जैसी फिल्म है। ये सारी फिल्में 75 में आती है। छोटी सी बात है, जो कि बहुत ही अमोल पालेकर की एक छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसने भी उस जमाने में 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। तो शोले सारे चर्चाओं को अपनी तरफ ले जाती है, खींच के ले जाती है। बड़ी फिल्म है, उसकी चर्चा भी अधिक होती है, ये सही बात है। शोले के साथ जुड़ी हुई अनेक बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि ये बड़ी लागत की फिल्म थी, 1 करोड़ की लागत की फिल्म थी, लेकिन ये 3 करोड़ में बनी फिल्म। 6 महीने 3 महीने की बात सोची गई थी, 1 साल लग गए थे इसको बनने में। और इसमें उस जमाने के सभी टॉप एक्टर एक तरीके से शामिल हैं। आप चाहे वो संजीव कुमार हो या अमिताभ, अमिताभ तो खैर नए थे अपेक्षाकृत, और बाकी सारे लोग हों। हम यहाँ पर उन लोगों का भी नाम लेना चाहेंगे, रमेश सिप्पी का नाम सभी लेते हैं, कलाकारों का नाम लेते हैं, गब्बर सिंह का नाम लेते हैं। इसमें जो दिवेचा साहब जो सिनेमेटोग्राफर हैं, इसके द्वारका दिवेचा, उनका द्वारका नाम दिवेचा लेना जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जी, द्वारका दिवेचा ने उस जमाने में, जब वीएफएक्स नहीं था, जब सीजीआई नहीं था, जब स्पेशल इफेक्ट नहीं था, तब जो ट्रेन के शूट किए हैं उन्होंने, इंट्रो सीन है गब्बर सिंह का, वो जो शूट किया है, या बाकी सारी चीजें। अरे इसका कमाल तो ये है कि आपको शायद आप लोगों को मालूम भी हो ये बात, आम जनता को कितना मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन जो जया बच्चन दिए बुझाती हैं, उस 1 मिनट के सीन को करने में 20 दिन लगे थे। 20 दिन उस शाम में उस पर्टिकुलर मैजिक लाइट में उसको शूट करना था। उस मैजिक लाइट को कैप्चर करने के लिए 20 दिनों तक प्रयास किया गया। 20 दिनों में जाकर के वो सीन पूरा हो पाया था, जबकि सिर्फ 1 मिनट का। और दिवेचा साहब इस चीज के लिए माहिर माने जाते थे। और बताते हैं कि रमेश सिप्पी का खुद बयान कहीं पढ़ा था मैंने, रमेश सिप्पी ने कहा था कि पहली बार द्वारका दिवेचा से मैं जो प्रभावित हुआ था, वो AR कारदार की फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार शूट कर रहे थे। और द्वारका दिवेचा अपने काम को लेके इतना कॉन्फिडेंट थे कि कारदार साहब जो फिल्म के निर्देशक, जो जाने माने फिल्मकार थे, उनके कट कहने के पहले उन्होंने कैमरा ऑफ करके कैमरा शिफ्ट कर दिया था। और जब पलट के देखा कारदार साहब ने, तो दिवेचा साहब अपना कैमरा लेके जा चुके थे। उनको मालूम था कि मुझे रीटेक नहीं लेना है। ये कॉन्फिडेंस जो डायरेक्टर, जिस सिनेमेटोग्राफर के अंदर है, वो सिनेमेटोग्राफर यहाँ जुड़ा हुआ था। और जबकि उनकी एज हो गई थी, उन्होंने 46-47 से सिनेमेटोग्राफी शुरू की थी। ये फिल्म 75 में आती है, लगभग 29-30 साल के कैरियर के। इसके बाद सिर्फ उन्होंने 3 फिल्में और की,
और उनकी डेथ हो गई 78 में। तो हमें उनको भी सलाम करना चाहिए। हमें इस फिल्म के जो प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, जिन्होंने रामगढ़ का सेट तैयार किया, रामगढ़ के जो एक्चुअल लोकेशन को फिल्म के सेट के तौर पर बदला, जिनका नाम था, आपको बताऊं, श्री राम एडेकर या ऐसे कुछ नाम था उनका, मैं बोल रहा हूँ। राम एडेकर, राम एडेकर, हाँ, राम मेडेकर। राम एडेकर। फिल्म के यस। एडिटर साहब थे शिंदे साहब। और इसमें एक लड़की जो उस समय जवान लड़की थी, रेशमा पठान। रेशमा पठान के लोग नहीं जानते हैं। रेशमा पठान जी। हेमा मालिनी की डुप्लीकेट थी। हम्म। और सारे स्टंट सीन जो घोड़े जो टमटम पे होता है और भागने के सीन, हेमा मालिनी के सारे सीन उन्होंने किए थे, जिनसे फिल्म इतनी इम्पैक्टफुल बनती है। तो ये टेक्नीशियंस को हम भूल जाते हैं, हमें चेहरे याद आते हैं, हमें जय वीरू याद आते हैं, हमें गब्बर सिंह याद आते हैं, संजीव कुमार याद आते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टीम जिसने इस फिल्म को बड़ा किया, और फिर बाद में ऑडियंस ने तो बड़ा किया ही है इसको। क्योंकि जैसा मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि कोई भी फिल्म समय के साथ तभी बड़ी होती है जब उसका ऑडियंस का सपोर्ट होता है। और ऑडियंस ने इसको ऐसे गलत, हम लोग तो 75 में कितना, मैं 15-16 साल का था, और मुझे याद है मेरे कस्बे के चौराहे पर इसका रिकॉर्ड बजता था। वो जो आवाज आती थी गब्बर के आने की, उसके पहले करके जो आवाज होती थी, म्यूजिक जो बजता था, वो डरावना नहीं कहेंगे, एक अजीब सी जिज्ञासा, अजीब सा, मतलब वो जोश और सारी चीजें उत्पन्न होती, और फिर उसकी आवाज आती थी, कितने आदमी थे। तो ये सारा, और डायलॉग, जैसा कि सभी ने कहा है कि डायलॉग इसके गानों से ज्यादा पॉपुलर हुए थे। वो गाने में डायलॉग तो मंत्र की तरह हो गए थे, सभी के अपने पास, सभी के अपने मंत्र थे, उसके सभी के अपने डायलॉग थे जो संवादों को याद करते थे। हाँ, इस फिल्म में सारी खूबसूरती एक साथ जोड़ी गई थी। रमेश सिप्पी ने फिल्म बनाते समय ये बिल्कुल नहीं सोचा रहा होगा, क्योंकि जो फिल्म उन्होंने प्लान करके सोची, जो बड़ी बनाने की सोची, वो फिल्म तो सुपर फ्लॉप हो गई थी, शान उनकी, जो शोले के तुरंत बाद आई थी। शोले के समय उतनी तैयारी नहीं थी उनकी। हाँ, कुछ चीजें उन्होंने विदेशों से ली थी, विदेशी मेकिंग से ली थी, वेस्टर्न का स्टाइल अपनाया था। वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट करके जो फिल्म है, उसका इंट्रो सीन ले लिया था, या और भी जो सेवन समुराई का भी कहा जाता है, कुरोसावा की हाँ, सेवन समुराई का भी अक्सर कहा जाता है। सेवन समुराई से भी लिया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने ली हैं, और उसको इनकॉर्पोरेट जी। किया है इंडियन मिलियू के हिसाब से। लेकिन अभी हाल ही में मैं सुन रहा था इसी फिल्म को लेकर के, जब आपका विषय आया, तो फिल्म के 40 साल पूरे होने पर रमेश सिप्पी ने जो बातें बताई हैं और जो कहा है, और उनको भी यकीन नहीं था कि ये फिल्म 40 साल सरवाइव कर जाएगी। आज तो 50 साल हो गए, 10 साल और निकल गए, और रमेश सिप्पी अभी है। रमेश सिप्पी फिर दोबारा वो जादू क्रिएट नहीं कर सके। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि डायरेक्टर में वो खूबी थी जिससे ये जादू बना। ये जादू, जैसे कहते हैं ना, खिचड़ी पकते पकते, रसोई पकते पकते पक जाती है कभी कभी, वैसे ही फिल्म बन जाती है। शोले बन गई थी, और बन जाने के बाद से दर्शकों का प्यार, हम सभी जानते हैं कि क्रिटिक, हमारी बिरादरी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। शोले को छोले कहने लगे थे लोग, फिर सारा कहने लगे, सारे साउंड, सारी थ्योरी के बावजूद ये फिल्म नहीं चलने वाली और नहीं चलेगी। शुरू के हफ्ते में फिल्म फ्लॉप हो गई थी, घोषित कर दी गई थी। रमेश सिप्पी सोच रहे थे कि एंड कैसे बदली जाए। रमेश सिप्पी ने खुद बयान दिया है कि जब मैं थिएटर गया तो थिएटर में ऐसी खामोशी थी, न कोई सीटी बजा रहा है, न कोई ताली बजा रहा है, न कोई शोर हो रहा है, कि मैं डर गया था उस खामोशी से। अब मैं सोच रहा था कि कैसे इसको क्या किया जाए कि ये फिल्म चल सके। लेकिन 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बीतते-बीतते ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ गई। लेकिन इसके बाद भी इंडस्ट्री और फिल्म बिरादरी, फिल्म क्रिटिक की बिरादरी ने इसको एक्सेप्ट करने में अभी भी 6 हफ्ते का टाइम लिया। 2 महीने के बाद जाकर के उन्होंने माना कि हाँ, ये फिल्म चल रही है, ये फिल्म एक्सेप्ट हो गई है। और बाद में तो इतिहास गवाह है, सब कोई जानते जी। हैं कि फिल्म किस तरीके से बिल्कुल। बिजनेस कर गई और बिजनेस करती चलेगी। इस फिल्म में बहुत कुछ है, अगर इस फिल्म को आप सर्च करेंगे तो इस फिल्म में एडवेंचर है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, सब कुछ है। जो भी इमेजिन कर सकते हैं इंडियन फिल्म के मसाले, वो सारे मसाले इसके अंदर हैं।
जो जी कट बिल्कुल गया, बिल्कुल। जो टाइटल सॉन्ग कट गया, जो कव्वाली कट गई, जिसका अफसोस किया जाता है, पता नहीं वो भी रहता अगर फिल्म के अंदर तो दर्शक कैसे एक्सेप्ट करते। आनंद बख्शी उस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी कव्वाली कट गई थी, और जिस कव्वाली को उन्होंने खुद गाया था। उनको तो ये भी लगा कि अगर वो कव्वाली चल गई होती तो बतौर सिंगर में एस्टेब्लिश हो जाता फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे। गीतकार के आपने जो बजाय। बातें बताई हैं, जी जी जी, बहुत 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 अच्छी आपने जानकारियां भी दी, और आपका जो एक उसके एंड को लेकर के आपने जो शुरुआत में बताया, जाहिर बात है ये हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी जानकारी होगी, दिलचस्प जानकारी होगी कि जिसको वो इतने सालों से देखते चले आ रहे हैं, उसी की मार्केटिंग एक अलग ढंग से की जा रही है। पराग, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात अजय जी ने कही है कि ये फिल्म जो है वो बनते बनते बन गई, मतलब उन्होंने शायद उन्होंने ये कहना चाहा कि रमेश सिप्पी ने सोचा नहीं था, और जाहिर बात है रमेश सिप्पी खुद भी ये बात कह चुके हैं, और उन्होंने ये कहा कि रमेश सिप्पी बाद में जादू नहीं दोहरा पाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में इस फिल्म का जलवा जो है ये 50 साल बाद भी आज क्यों कायम है, कि गब्बर सिंह हमको आज भी एक आइकॉनिक विलन लगता है, जय वीरू की जोड़ी जो है वो मेल बॉन्डिंग का एक अलग ही एग्जाम्पल है, बसंती का किरदार है, ठाकुर का किरदार है, रिवेंज स्टोरी है, सब कुछ है उसमें, एक रहीम चाचा का किरदार भी है, तो हिंदू मुस्लिम भी मामला आ जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो एक गांव की कहानी, फ्यूडलिज्म भी है, सब कुछ है। जो बात अजय जी ने कही कि सारे मसाले इतने बढ़िया प्रोपोर्शन में है कि वो जो करी है, करी वेस्टर्न, उसको एकदम इतने बढ़िया ढंग से रमेश सिप्पी ने बनाया है। आपकी नजर में क्या है उस जलवे की वजह? देखिए, जो आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी कहा अमिताभ, कि आज भी 50 साल बाद भी उस जनरेशन को, या हमारी बात की कई सारी जनरेशन को, गब्बर सिंह के डायलॉग्स याद है हमको, जेलर के डायलॉग याद है, तेरा क्या होगा कालिया याद है, हर छोटे छोटे किरदारों के हर डायलॉग्स याद है हमको शोले के। ये अद्भुत बात होती है, मतलब 50 साल बाद भी अगर इस तरह की बात होती है, क्योंकि एक यंग लड़का अपनी पहली फिल्म बनाना जाता है, तो वो वहां पर वो प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, वो सिनेमा बना रहे हैं। जो 6 महीने का शूट साल भर कर रहे हैं, वो स्टार सारे इकट्ठे हैं, वो उसको कंटेंट पे भरोसा है। 1 करोड़ की फिल्म 3 करोड़ में बनती है, कोई खर्चे की परवाह नहीं, सिनेमा अच्छा बनना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो कलेक्टिव एनर्जी थी, ये जो ऊर्जा थी, ये उस सबको भरोसा था, उस पूरी टीम को, जो कि वो रामनगर जैसी जगह में, जब 30 साल हुए थे शोले को, मैं रामनगर जाके मैं शूट करके स्पेशल प्रोग्राम करके आया था। आज भी वो बहुत आइसोलेटेड जगह है, बेंगलोर से कहीं दूर। उस समय आके वहां आकर शूट करके, वो सारी यूनिट्स के साथ शूट करके वहां पर साल भर रहना, वो जोक नहीं था। और वो जो कलेक्टिव एनर्जी थी, और सलीम जावेद को भरोसा था कि वो फिल्म चलेगी ही चलेगी। जैसे अजय जी ने कहा कि शुरू में सारे क्रिटिक्स ने उसको इग्नोर कर दिया था, क्रिटिक्स से कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, उसी तरह शोले की भी गलतियां हुई है। मैंने मतलब शाहरुख खान की जो फिल्म थी, जिसमें वो स्वदेश, अ, वो जब मैंने टीवी पे देखी तो मुझे याद आया कि मैंने इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए थे। 20 साल बाद वो जब फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद अभी अभी मैंने जब फिल्म देखी, मैंने आशुतोष को फोन किया कि आई एम सॉरी यार, उस समय मेरे से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था फिल्म। तो क्रिटिक से गलती होती है, क्रिटिक भी इंसान है। तो शोले के समय छोले कहना, वो आज हम देख रहे हैं कि शोले शोले ही थी, जो उन्होंने नाम रखा था, सलीम जावेद ने अंगारे नाम रखा था, पहले अंगारे से शोले हुआ। तो ये अंगार जो है वो धधकता रहा है 50 साल तक, और आगे और हमारी जनरेशन में धधकता रहेगा, क्योंकि ये फिल्म, इसका स्क्रीन प्ले कमाल का, इसका डायलॉग्स कमाल के, इसकी स्टोरी कमाल की, जो फ्लो जाता है ना, हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ एड ऑन करते हुए बढ़ता है आगे। आपको लगता है कि अब क्या, तो एक और कैरेक्टर आता है जो उस फिल्म में और कुछ जोड़ जाता है, फिर कुछ और जोड़ जाता है। तो ये शुरू से आखिरी तक आपको जो एक इंटेलेक्ट को चैलेंज देती है फिल्म, आपको एंगेज करके रखती है। ये अद्भुत फिल्म है शोले। और जैसे आपने कहा कि फिल्म में मतलब एक अच्छी क्रिएटिविटी जो होती है ना, कमाल की एक क्रिएटिविटी, वो हमेशा डाउनलोड होती है, वो ऊपर वाले का वो होती है, वो इस कायनात की देन होती है। नहीं तो रमेश सिप्पी हर वो फिल्म उसी तरह से बना पाते जैसे शोले बनाई थी, लेकिन अच्छी चीजें बन जाती है अमिताभ। जी, पराग, आपने कहा अच्छी चीजें बन जाती हैं, और ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि
शोले जो है वो मतलब जिन किरदारों के साथ या जिन एक्ट्रेस के साथ बनी है, उन एक्ट्रेस के बारे में उस तरह से सोचा नहीं गया था। ये हम सब जानते हैं आज की तारीख में कि गब्बर सिंह यानी जो उस फिल्म का विलन है उसका किरदार अमजद खान निभाएंगे, ये बात बहुत बाद में तय हुई। पहले उसको डैनी डेंगजोंगपा सोचा गया था, और अमिताभ बच्चन ने खुद अपने तमाम जगहों पर कहा है कि वो खुद गब्बर सिंह का किरदार निभाने में बहुत इंटरेस्टेड थे। बहुत सारे लोग, धर्मेंद्र ने भी कहा है कि वो वीरू की जगह कोई और, मतलब सबका ऐसा कि भाई जो किरदार उनको दिया गया उसके अलावा वो बहुत तमाम किरदार निभाने में उनकी दिलचस्पी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा था कि भाई लग रहा था कि यार जो रोल हमको दिया जा रहा है उससे ज्यादा ये रोल पावरफुल होने वाला है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस फिल्म में एक एक किरदार जो निकल कर आया, यानी मेरे ख्याल में कोई ऐसी फिल्म नहीं होगी, अजय जी और पराग आप दोनों वर्षों से समीक्षा कर रहे हैं, आप बताएंगे कि जिसमें सिर्फ 3 शब्द बोल करके कोई किरदार अमर हो गया हो। यानी मैक मोहन की पूरे 50,000 पूरी फिल्म में उसका सिर्फ यही डायलॉग है, पूरे 50,000 3 शब्द बोले उसने। लेकिन वो सांभा जो है, सांभा का किरदार जो है वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा किरदार बन गया कि मैक मोहन तमाम फिल्मों में काम करके भी वो पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाया जो कि शोले के इस 3 शब्दों के उनके संवाद ने उनको दिलाई, सांभा के किरदार ने, कि कितना इनाम रखे सरकार हम पर, और उसका कहना कि पूरे 50,000। नीरा, मैं आपके पास आता हूँ इस फिल्म का। जी यहाँ पर आकर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा जो आपने कहा है बड़ी सुंदर बात है। मतलब गब्बर का किरदार हर कोई निभाना चाहता था, धर्म जी ठाकुर का किरदार निभाना चाह रहे थे, तो रमेश सिप्पी ने कहा कि भाई साहब हेमा मालिनी संजीव कुमार ले जाएंगे। फिर तब उनका जरा प्रेम शुरू होने वाला था, उनका अट्रैक्शन था हेमा जी की तरफ। तो इस बात पे फिर वो तैयार हुए कि यार चलो मैं ये निभा लेता हूँ, ये करे हेमा मालिनी मेरे साथ रहना चाहिए। तो कैसे मनोरंजक चीजें हैं जुड़ी हुई कई सारी। एक चीज और मैं चाहूंगा कि कोई गौर करे उस पर कि अमिताभ ये गब्बर के जितने भी डायलॉग पॉपुलर हुए हैं सब सवालिया संवाद हैं। कितने आदमी थे, कब है होली, तेरा क्या होगा, सारे संवादों के पीछे क्वेश्चन मार्क है और वे सारे बहुत संवाद सुंदर बात। पॉपुलर हुए हैं। बहुत दिलचस्प आपने बात कही। मैं नीरा जलचित्री का जो है वो एक ओपनिंग रिमार्क लेता हूँ फिल्म के बारे में। आप फिल्म की समाजशास्त्रीय विवेचना कैसे करना चाहेंगे नीरा, क्योंकि इस फिल्म के बारे में जितने इसकी एक जो कल्ट क्लासिक वाली फॉलोइंग है उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसने वायलेंस को बहुत ग्लोरीफाई किया, इसमें फ्यूडलिज्म है, इसमें जो ठाकुर का किरदार है वो आउट एंड आउट फ्यूडल किरदार है। वो अपनी बहू का जिस तरीके से, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो रिमैरिज के लिए तैयार नहीं होता, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई हैं, अलग तरीके से दिखाया गया उस पर। और एक जो गांव का पूरा कैरेक्टराइजेशन किया गया है उसमें लोगों को लेकर के, या और भी बहुत जो चीजें हैं उस समय के समाज को लेकर के, 1975 का जो समाज था हमारा और जिस तरह के गांव थे हमारे। आप आज के दौर में इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए, इसकी जो एक कहना चाहिए अपार लोकप्रियता है, व्यापकता है, उसको कैसे समाजशास्त्री ढंग से देखना चाहेंगी? कैसे आप व्याख्या करेंगी कि ये फिल्म जो है किन कारणों से आज भी लोगों को पसंद रहती, बावजूद इसके कि इसमें भयंकर वायलेंस है, इसमें बहुत हिंसा है? नमस्कार आप सभी को। दरअसल जब हम किसी फिल्म को कहते हैं कि ये बहुत महान फिल्म है तो उसमें वाकई महानता के कुछ मूल्य तो होते हैं, एक्सेप्ट उसके जितना ग्लोरिफिकेशन है हिंसा का उसको छोड़ दें तो ये फिल्म कुछ ऐसे सार्वभौमिक जो जीवन मूल्य हैं उसको स्थापित भी करती है। जैसे ये इसमें त्याग, दोस्ती, मतलब आप समझिए कि मित्रता जैसे रिश्ते को इतना ग्लोरीफाई किया है कि उसके लिए एक व्यक्ति अपने दोस्त के लिए जान दे देता है। ये एक बड़ा मानव मूल्य भी है, नैतिक मूल्य भी है, और ये मतलब ये मानवीय रिश्तों का चरम है जब आप किसी ऐसे रिश्ते के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे। तो ये एक बहुत मुझे लगता है इसमें इस तरह के तमाम मूल्य हैं जो बिखरे हुए हैं। दूसरा, ये फिल्म उस दौर में ऐसे दो कैरेक्टर को लेकर मतलब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन उनको एज अ हीरो इस्टेब्लिश करती है, तो ये चीज आज भी बहुत अट्रैक्ट करती है। और इसकी पूरी श्रृंखला हमें बात की खलनायकत्व प्रधान फिल्में जिसमें वो नायक की तरह उनको पोर्ट्रेट किया गया है, बहुत सारी एक लंबी श्रृंखला इस फिल्म के बाद हमें हिंदी सिनेमा में मिलती है। फिर वो चाहे वास्तव हो, खलनायक हो, मतलब ऐसी एक बहुत लंबी परंपरा है वो, जब आप एक ऐसे नेगेटिव शेड के कैरेक्टर को, दो कैरेक्टर्स को उठाते हैं लेकिन उनमें भी जो मानवीय संबंधों का चरम हो सकता है या जो महान नैतिक मूल्य हो सकते हैं वो दिखते भी हैं।
दूसरी चीज है, ये फिल्म सिर्फ जो है जिसपे हम बात करते हैं कि सारे किरदार बड़े मतलब कॉमेडी है, ऑब्वियसली है, लेकिन अभी जो स्क्रीन पर असरानी का किरदार है, आप सोचिए कि असरानी का पूरा गेटअप हिटलर का है। और ये उस दौर में अगर जिस समय ये रिलीज हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर लिखते हुए उनके जहन में कोई पॉलिटिकल फिगर होगा, लेकिन उन्होंने, चूंकि हो सकता है हर जगह से कुछ कुछ लिया है, तो चार्ली चैपलिन की उस द ग्रेट डिक्टेटर से भी कुछ उठाया होगा सलीम जावेद ने। लेकिन जिस दौर में ये फिल्म आई, ये अचानक से जब आप तानाशाह का विरोध नहीं कर पाते हैं तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, और सबसे ज्यादा तानाशाह को चिढ़ अपना मजाक उड़ाने से लगती है। तो आप देखिए असरानी का जो पूरा कैरेक्टर है उसको इस तरह से पोर्ट्रेट ही किया गया है कि वो बहुत मजाहिया लगता है। और ये एक तरह से जो आप बात कर रहे हैं, सत्ता को चुनौती देने वाला कैरेक्टर, मतलब उसका पोर्ट्रेट इस तरह किया जाना ही सत्ता को चुनौती देता है। क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं एक जो अथॉरिटी है उसका। ये आज भी, अच्छा कुछ चीजें इसकी दिक्कत तलब भी हैं, जिसकी आपने बात समाजशास्त्रीय दृष्टि से बात करूं तो ये पूरी तरह से सामंतवाद को स्टैब्लिश करती है। आप देखेंगे पूरे गांव में जो तमाम कैरेक्टर हैं उसमें और पूरी फिल्म में नाई है, बढ़ई है, जो मतलब जो गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, और उसमें जो ठाकुर है जो उस पूरे पिरामिड के शीर्ष पर है, पावर का प्रतीक एक तरह से अगर हम गब्बर के अपोजिट उसको रखें, तो पूरा पिरामिड ऐसे बनता है जो पूरा कास्ट सिस्टम को एक तरह से ग्लोरीफाई भी करता है। और ये बहुत दिक्कत वाली बात है, जैसे वो इतना वो एक जगह बहुत, आप देखिए एक दृश्य है जहाँ क्या कहते हैं, इमाम साहब हैं जो जिसका किरदार उन्होंने ए के हंगल ने निभाया है, और जब उनका बेटा अहमद घोड़े पर वापस उसका डेड बॉडी आता है, मृत शरीर आता है, तो वहां पर जो पूरा कन्वर्सेशन है वो किसी भी महान फिल्म का वो दृश्य हो सकता है, जहां आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ये दृश्य यहाँ शोले में इतनी गंभीर बात कैसे कर रहा है। जहां वो कहते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे भारी बोझ जो है वो पिता के कंधों पर पुत्र का जो है वो शव है। दूसरी तरफ वो कहते हैं लेकिन फिर भी मैं अपने और भी बेटे कुर्बान कर सकता हूँ इस गांव के लिए। संजीव कुमार का कैरेक्टर कहता है कि जब हमें वाकई एक ऐसे आतंकी किस्म के एक डाकू का विरोध करना है, या जो अत्याचार कर रहा है उसका विरोध करना है, तो कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। आप उस समय का पूरा कन्वर्सेशन देखेंगे, आपको लगेगा कि अरे शोले में कैसे आ गया, और ये इस समय महान जीवन मूल्यों की शिक्षा देने वाली ये बातचीत करती है। एट द सेम टाइम वो सामंती जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से स्टैब्लिश भी कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं, आप बात करें आज भी प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि ये ऐसी तमाम किसी भी सत्ता को चुनौती देती हुई दिखती है। और वो बहुत जो दो कैरेक्टर ऐसे चुनौती देते हैं इस तरह की तानाशाही को, या एक क्रूर जो आतंकी किस्म का, या एक डकैत है, और वो दोनों का कैरेक्टर बहुत सीरियस और ऐसा कोई फौजी नहीं है, बहुत सामान्य है। तो आम आदमी का उठकर आना और विरोध दर्ज करना, ये अपने आप में बड़ा स्टेप है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं जिन पर अजय सर ने बात की थी। मुझे जो इस फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल, जो आज इसके लिए सारे फैन होते हैं, इसकी एडिटिंग बहुत शानदार है इस फिल्म की, जो शिंदे हैं मराठी एडिटर, उन्होंने किया है। और दूसरी इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत शानदार है। मैं जब छोटी थी तो मैंने दरअसल इस फिल्म का साउंड बहुत सुना है, मतलब हमारे घर में इसकी पूरी कैसेट होती थी जो लगा दी जाती थी टेप रिकॉर्डर पर, चलती रहती थी। तो ये फिल्म हम देख नहीं रहते, लेकिन सुनकर हम विजुअलाइज कर लेते थे इस दृश्य में ऐसे ही हो रहा होगा बचपन में। तो बैकग्राउंड स्कोर की वजह से हमें इतनी इम्पैक्टफुल लगती है। ऑब्वियसली डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एडिटिंग इतनी शार्प है और इतनी कट टू कट है कि इतनी क्रिस्प और इतनी अच्छी फिल्म आपको लगती है, आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती। तो इस फिल्म में सिर्फ एक चीज नहीं है, मतलब एक्टिंग है, लेकिन उस एक्टिंग, वो डायलॉग डिलीवरी के बैकग्राउंड में जो साउंड है, मतलब बैकग्राउंड साउंड किसी भी मतलब एवरेज डायलॉग को एकदम इनहांस कर देता है। तो मुझे लगता है एडिटर और साउंड बैकग्राउंड स्कोर पे आर.डी. बर्मन की भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बैकग्राउंड स्कोर की आर.डी. बर्मन पर बात होनी चाहिए। हितेन जी, मैं आपके पास आता हूं। जो बात अभी मीरा कह रही थी इस फिल्म के विश्लेषण के दौरान, उनकी जो व्याख्या थी, मैं आपका वर्जन जानना चाहूंगा इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को लेकर के, और इस फिल्म में जो एक कहना चाहिए कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया है,
एक तो ये कि जो बड़ी बुनियादी हमारे समाज में जो एक कहानी चलती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, जो हमारे यहाँ सनातन है कि भाई रावण पर राम को जीतना ही है, चाहे वो कितने कष्ट ही क्यों न लें, कष्ट तो हो आएंगे, लेकिन एक अंततः जो है खलनायक को मारा ही जाना है। तो खलनायक अंततः जो है वो चाहे वो कोई भी हो, वो उसको उसका अंत होना है। तो ये फिल्म जो है उस वो सनातन नैरेटिव को लेकर के चलती है, जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में दशकों से है, शताब्दियों से है कि भाई हमें एक खलनायक है जिसका अंत हमको देखना है, और उसी अंत की वजह से हम उन कहानियों को, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, कोई भी, हम उनको इतना महान मानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो उस माइथोलॉजिकल जो एक हमारा माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं पुष्ट करती है। दूसरी बात, लेकिन ये भी मैं देखता हूं कि ये 1975 में बनी पिक्चर है, और इस फिल्म में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिखाई गई है कि एक पुलिस ऑफिसर इस फिल्म का जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है, लेकिन वो एक डकैत से निपटने के लिए पुलिस की मदद नहीं लेता है, वो दो छुटभैया गुंडों की मदद लेता है। यानी क्या उसका अपने ही सिस्टम पर विश्वास नहीं रह गया था 1975 में? तो ये जो आजादी के मतलब इतने 2 दशकों बाद अगर हम कहें, तो 3 दशकों बाद क्या ये स्थिति आ गई थी कि आदमी का अपने ही सिस्टम पर विश्वास नहीं रह गया था? आप इसको किस नजरिए से देखना चाहेंगे हितेन जी? बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने तई फैसला करना चाहता है और बदला लेना चाहता है। बहुत सही, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है। मैं इस फिल्म के बारे में कहते हुए सबसे पहले जो कहना चाहूंगा कि ये फिल्म बनते बनते बनी है। बनते बनते बनी है का मतलब मैं यहाँ लेना चाहूंगा कि एक फिल्म थी, आपको याद होगा, मेरा गांव मेरा देश, बिल्कुल, जिसमें कि जब्बर सिंह होता है, गब्बर सिंह, विनोद खन्ना, बिल्कुल विनोद खन्ना। तो जब्बर सिंह जो है वो गब्बर सिंह में जो कन्वर्ट हुआ है उसमें एक है अंतर, बड़ा अंतर है, वो ये है कि वो उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो डाकू है वो शोले के बाद अब उतना प्रभावी नहीं रह गया। तो ये एक ट्रांजिशन फिल्म है जिसमें कि हम डाकू को नए रूप में देखते हैं। वो लगभग फौजी लिबास में है। तो मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि शोले ने बहुत सारे ट्रांजिशंस को हमारे सामने रखा है। नंबर 1 ये है कि ये एक मॉडर्न इंडियन फिल्म है और इसमें जो सोशल एथॉस हैं रामायण वाले वो हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है। विजय होती है राम की विजय होती है रावण पर, लेकिन उसको बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ता है। जो अमिताभ की मृत्यु अगर इसको हटा दिया जाए तो ये फिल्म उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो एक टीस भी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर दिखला दिया था कि अंत में गब्बर को मार दिया तो फिर ये उतनी महत्वपूर्ण या उतनी याद रहने वाली फिल्म ना होती। अमिताभ का मर जाना जो है वो हम लोगों को बहुत कष्ट देता था, और उस चीज को जो हासिल किया गया है उसमें महत्वपूर्ण बात है। मैंने मेरा गांव मेरा देश से इसको ज्यादा फ्यूडल फिल्म माना है, और इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। आपको याद होगा कि मेरा गांव मेरा देश में जो जब्बर सिंह है उसका मुकाबला अंत में जनता करती है, और शोले में जनता नहीं करती है। ये जो चुने हुए लोग हैं यही लोग उसका मुकाबला करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो मेरा गांव मेरा देश ज्यादा प्रोग्रेसिव फिल्म है, इसमें कि अंत में वो, हालांकि दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, फिर भी धर्मेंद्र जो है पुकार करता है, फिर एक औरत निकल के आती है, उसमें एक वेश्या होती है वो भी शामिल होती है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी उसमें शामिल होते हैं। तो मेरा गांव मेरा देश को इसके साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए। हालांकि मैं चाहता था कि मैं प्रतिज्ञा को भी इसमें जोड़ूं, लेकिन खैर उसका समय ये नहीं है, उसके भी 50 साल लगभग हो रहे हैं। 50 साल ही हो रहे हैं। तो ये फिल्म बनते बनते बनी है, ये बात मेरी महत्वपूर्ण बात आप मान सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी फिल्में बनने का एक दौर शुरू हो गया था। 7 समुराई का जिक्र बार बार किया जाता है कि एक चुने हुए लोग जो होते हैं
वो एक असाइनमेंट पर रखे जाते हैं और फिर बाद में वो जो है वो शत्रु का दमन करते हैं। ये एक बात जरूर आई होगी, और वेस्टर्न का उसमें उसमें प्रभाव भी है, ये तो अब सब लोग कहते ही हैं। शोले का एक संबंध रामायण से है, और मैं शोले को देखते हुए उस उम्र में भी मैं महसूस करता था कि ये हमारी बहुत जानी पहचानी कहानी है। और ये जानी पहचानी कहानी जो है वो इतनी ज्यादा थी कि मेरी उम्र बहुत कम थी, और अजय जी से भी कम उम्र थी उस वक्त, लेकिन फिर भी इस फिल्म का वातावरण जो है वो मुझे बहुत पहचाना हुआ लगता था। और हर डायलॉग जो है वो कितने आदमी से शुरू करके चल धन्नो तेरी इज्जत का सवाल है, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और तमाम तरह की चीजें, तो वो एक ऐसी बन गई है कि उसका अब कोई जोड़ जो है, मेरे हिसाब से पिछले 50 सालों में कोई भी ऐसी फिल्म आसपास भी नहीं बनी है इसमें कि एक 10-12 साल का लड़का और 50 साल का आदमी दोनों जो है रिलेट कर पाए। और ये जो कॉमेडी और चीजें कही गई हैं वो सब तो है ही है, भगवान भी उपस्थित हैं, और उसमें भगवान के पीछे छुप कर धर्मेंद्र का वो जो है बोलना, वो सब लोगों को याद है। सिर्फ वो सुरमा भोपाली याद नहीं है, सिर्फ असरानी याद नहीं है, धर्मेंद्र का पीछे से बोलना जो है वो सब भी याद है लोगों को। तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। टेक्नीशियंस की चर्चा हो रही है जो बहुत शुभ है, क्योंकि उन सारे लोगों ने वो जो रेल जो है, रेल पर से रेल जब लकड़ियों को काटते हुए जब आगे बढ़ती है, बिल्कुल जमालपुर का जिक्र है, तो ये सब मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा था और अच्छा लगता रहा है। और मैंने कहा है अभी अजय जी ने, मैंने 50 बार देखी है, 50 बार तो देखी है, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया है। मैं इस फिल्म से इतना प्रभावित हूँ कि मुझे ये फिल्म कभी पुरानी नहीं लगती है। एक एक एक्शन सीन, तो ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ हिंदी फिल्म के जो भी समीक्षक हैं उनको, कि इस फिल्म को अंग्रेजी के लोग नहीं समझ पाए थे। खुशवंत सिंह ने समीक्षा की थी, आप उसको पढ़ लीजिए, एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिला था उनको। सिर्फ ये लगा था कि इसमें जो विलन है वो वर्ल्ड क्लास है, लास्ट लाइन है वो। इसके अलावा इस पूरी फिल्म में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। तो जो भारत का जो इंग्लिशाइज्ड जो फिल्म क्रिटिक है वो न रामायण को समझ पाया है और न शोले को समझ पाया है। शोले को जनता ने अपने लिए अपने से समझा है, और उसी जनता की स्मृति के साथ रामायण भी है और शोले भी है। आप उसमें बहुत सारी चीजें ढूंढते रहिएगा। शोले इज द अल्टीमेट इंडियन फिल्म। मैं हमको कोई भी कहे, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये प्रतिक्रियावादी फिल्म है। इस फिल्म में वो तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता के हृदय में उसका स्थान है। और अंत में मैं निवेदन करूंगा कि मेरा गांव मेरा देश जो है उसके साथ इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी में रखें और समझने की कोशिश करें कि ये फ्लूक नहीं था। और एक तो सूचना ये भी है कि जो भटनागर साहब थे उनका जो मूल आइडिया था वो खोटे सिक्के में भी था, मेरा गांव मेरा देश में भी था, और इसमें उसको खरीदा गया था शोले के लिए। तो ये जो एक लाइन वाला आइडिया है उसके साथ किसी भटनागर का कोई संबंध है, जिसकी चर्चा कभी मेरे मित्र किया करते थे कि एक्चुअली ये जो कहानियां हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं, सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा अलग हुआ है। मुझे मालूम नहीं, अजय जी बता पाएंगे, लेकिन मेरी बात वही है कि ये बनते बनते बनी है। 71 से 75 के बीच में जो परिस्थितियां थी उसमें दर्शक जैसा सोच रहे थे उसके साथ भी इसका एक संबंध है। मैं शोले को अल्टीमेट फिल्म मानता हूं, और मैं समझता हूं कि अगले 50 साल भी ये फिल्म जीवित रहेगी। कम से कम जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक शोले फिल्म अल्टीमेट फिल्म बनी रहेगी। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो सिनेमा है, आपने सही कहा, वो उसका जो एक उसकी जो एक मास अपील है और एक उसमें सारे एलिमेंट्स इतने शानदार तरीके से पिरोए गए हैं, उसका एक जो बात हम लोग यहाँ रेखांकित कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से, कि इसमें हर एलिमेंट है और बहुत खूबसूरती के साथ बड़े अच्छे प्रोपोर्शन में। जो नीरा ने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो इसमें जो
त्याग की बात, जो दोस्तों की बात दिखाई गई है कि अल्टीमेटली जो है वो जो लाइन उसमें गाने में है कि तोड़ेंगे। एक लाइन जोड़ूं उसमें। मैं 2-3 सीन में बहुत रोया था जब मैंने फिल्म देखी थी। एक तो जब वो कहता है कि मेरे और कई बेटे क्यों नहीं हुए जो इस गांव पे शहीद हो सकते। उस लाइन पे तो मैं रो पड़ा था। वो बड़ा राष्ट्रवादी वक्तव्य बहुत है। वो अद्भुत है। बहुत वो गांव राष्ट्रवादी नहीं वक्तव्य है, है, और उसको वो अगर देश है, आज के जी, वो देश मैं है, वही कह रहा हूँ, बड़ा देश। राष्ट्रवादी वक्तव्य है। इसी बिल्कुल सही बात है वो। और वो ये भी इंटरेस्टिंग है कि आज हम जब बात कर रहे हैं तो वो एक मुस्लिम किरदार के मुंह से कहलवाया गया संवाद है। तो आज की तारीख में उसके इंटरप्रिटेशन के एक अलग ही मायने हो सकते हैं। बहरहाल फरीद साहब, आपके पास आता हूँ। ये फिल्म जो है, इसकी पटकथा इतनी चुस्त है, जो कि हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं कि सारे किरदारों को इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से उनको बनाया गया है कि आपको बहुत छोटा सा किरदार, हरिराम नाई, केशव मुखर्जी का जो किरदार है, हरिराम नाई एक सीन के लिए आता है, लेकिन वो आपको याद रह जाता है कि भाई हरिराम नाई भी कोई है। असरानी का जेलर का किरदार जो है, जो हिटलर की बात जो नीरज ने उठाई, बहुत अच्छा उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि ये तानाशाह का मजाक उड़ाने का एक जो अंदाज था, वो बहुत सफाई से इमरजेंसी के दौरान उसको फिल्माया गया है। पता नहीं उस वक्त उनकी सोच ऐसी थी या नहीं थी, बहरहाल लेकिन आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं ये एक तानाशाह का एक मजाक था। और असरानी ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनको हिटलर के जो है वॉइस सैंपल्स जो है वो दिए गए थे, उनको रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी कि हिटलर कैसे बात करते थे, जैसे चीख चीख करके जो भाषण देते थे। तो वो उसका जो हिटलर जिस तरह से बोलता था, उस तरीके का जो है उसमें उनको स्टाइल अपनाने को कहा गया। मैं आपसे फरीद साहब ये जानना चाहूँ, चूंकि आप पटकथा लेखक हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये किस तरीके से एक टेक्स्ट बुक का काम करती है ये पिक्चर एक तरीके से, और इस पर इतनी रिसर्च हुई है, इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, बहुत समाजशास्त्री तरीके से रिसर्च हुई, यूनिवर्सिटीज में इस पर काम हुआ है। आपके लिए ये फिल्म जो है वो एक फिल्म के साथ साथ एक तो सिनेमा तो है ही अपने आप में, कल्ट है, क्लासिक है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो है इसका महत्व एक पटकथा लेखक के तौर पर आप किस तरह से आंकते हैं? बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया जी। अभी हाल के दिनों में रमेश सिप्पी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब इसका ट्रायल दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म तो बहुत महान है, बहुत अच्छी है, पर मुझे शक है कि यह फिल्म हिट होगी। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट और फिल्म का जो एक क्लासिक तरीका है, जो थ्योरी में कि फिल्म धीरे धीरे उसका ग्राफ आगे बढ़ता है, या एक कोल्ड ओपनिंग होती है और फिर धीरे धीरे उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता है। लेकिन इसमें जो ट्रेन डकैती वाला सीन है वो मुश्किल से 5 मिनट के बाद ही या शायद 10 मिनट के बाद ही आ जाता है, और वो इतना हाई वोल्टेज ड्रामा है, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा है, उस पिच पर दोबारा कोई सीन नहीं आता है, और इसके बावजूद वो फिल्म इंगेज करती है। इस वजह से दिलीप साहब का कहना था कि ये इतने ऊपर से जब शुरू कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा ऊपर, कितना ऊपर लेकर जाओगे, वो संभव नहीं है। और मतलब फिल्म तो बन चुकी थी, तो इस बात से वो काफी घबराए भी थे। स्क्रीन प्ले राइटर को ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से, मतलब वो थ्योरी भी यहाँ पर फेल कर जाती है कि आप हाई वोल्टेज के बाद बहुत धीमे या उतार चढ़ाव के साथ, जैसे जो भी जगदीप वाला ट्रैक है, असरानी वाला ट्रैक है, बीच बीच में वो फीलर की तरह आता रहता है और ग्राफ हमारा नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता है। अगर इंटरेस्टिंग होगा तो लोग इंगेज करेंगे। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था उस जमाने में। और स्क्रीन प्ले में मैं हमेशा ये मानता हूं कि डायरेक्टर और एडिटर भी स्क्रीन प्ले राइटर होते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर जो प्ले होता रहता है उसमें डायरेक्टर और एडिटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस फिल्म को राइटर सलीम जावेद ने, रमेश सिप्पी ने और शिंदे साहब ने मिलकर उसका स्क्रीन प्ले लिखा या दिखाया या बनाया, आप जो भी उसको कह सकते हैं, लेकिन उसका एक खूबसूरत नमूना है शोले। और इसीलिए स्क्रीन प्ले के हिसाब से आप देख सकते ये एपिक लगता है।
जी, ये आपने बिल्कुल एपिक शब्द का एपिक इस्तेमाल किया। जैसा, जी, जैसे कि महाभारत हो, जैसे कि इसका विस्तार एपिक में भी आप देखेंगे कि एक कथा से दूसरी कथा निकल जाती है, दूसरी से तीसरी कथा निकलती है। इसमें भी ऐसा होता है, एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी कथा। और इस पर बार बार ये जो करी वेस्टर्न का इल्जाम लगता है, एक्चुअली ये करी इंडियन है। अगर आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो हितेंद्र भाई ने जिस तरह से कहा, मेरा गांव मेरा देश तो है ही, साथ में आप इसको और पीछे लेकर जाएं तो ये वी शांताराम की फिल्म दो आंखें 12 हाथ भी है एक तरह से, जिसका बीज है। मतलब वो कहानी नहीं है उस तरह की, लेकिन उसमें भी एक जेलर कैदियों को हायर करता है, यहाँ भी एक पुलिस वाला हायर करता है। मेरा गांव मेरा देश में भी पुलिस वाला हायर करता है एक आदमी को। हायर करना जो कर्मा तक सुभाष घई ने भी जिसको वो किया, मतलब आगे बढ़ाया, ये परंपरा यहाँ पर रही है। और निश्चित रूप से ये एक तरह की सोसाइटी पर कमेंट भी था कि हाँ, मतलब उस जमाने में पुलिस भी गुंडों पे ज्यादा भरोसा करती है सरकार से ज्यादा। तो इस अर्थ में छोटे जो कि नीरा जी ने बताया ही कि बहुत छोटे आप सूक्ष्म तौर पर देखेंगे तो ये एक अपना सामाजिक एक नैरेटिव भी गढ़ता चलता है इसका स्क्रीन प्ले। जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। दरअसल क्या है कि जो आप अभी करी वेस्टर्न की बात करते हैं, एक बात उनकी एक बात में जोड़ना चाहता बोलिए। हूँ। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। दिलीप कुमार के हवाले से जो बात कही इंटेंसिटी वाली, वो बहुत मेजर पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि दिलीप कुमार ने फिल्म या तो ठीक से देखी नहीं होगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी वो अंत में लाते हैं, अमिताभ बच्चन में जब वो हेमा मालिनी भागती है और फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जब कूदते हैं उस पुल के ऊपर, वहां पर भी वो इंटेंसिटी है, वो बहुत गहन है। इसलिए इंटेंसिटी से इंटेंसिटी तक जाती है बात, बीच में भले ही दूसरे आते हैं। इसलिए ये बात मुझे लगता है कि शोले में भी मेंटेन हुई है कि इंटेंसिटी को उन्होंने बनाए रखा है। जी, बस बिल्कुल ये बात आपने जो कही है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और ये बिल्कुल जितेंद्र भाई सही बोल रहे हैं। असल में फिल्म के पेस को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हमेशा से रही हैं, आज भी हैं, कि अगर घोड़ा दौड़ रहा है तो पेस फास्ट है, और अगर आदमी स्थिर है तो पेस फास्ट नहीं है। उसको इस ढंग से बोलते हैं, पेस से उसका मतलब भी है। वो ठीक बोल रहे हैं जितेंद्र भाई जी, धन्यवाद जी। नहीं, ये आपने जो बात कही है, और आपने चूंकि करी वेस्टर्न का जिक्र किया, और शुरुआत में अजय जी ने उस फिल्म का नाम लिया था वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, सर्जियो लियोन का जो फिल्म है। और ये कहा जाता है कि सेवन समुराई के साथ साथ में सर्जियो लियोन की फिल्म का भी जो है कहीं ना कहीं, या उनकी फिल्मोग्राफी का उस तरीके का इस पर जो मैक्सिकन बैंडिट्स की फिल्में होती थी उनका भी कहीं ना कहीं असर रहा है इस फिल्म के कैरेक्टराइजेशन में। लेकिन अजय जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ, चूंकि आपने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी। एक तो ये कि 1975 में रिलीज हुई और तमाम फिल्मों के बारे में, तो वो तो ठीक है, वो उनके बारे में हम अलग अलग कार्यक्रमों में जिक्र करेंगे। लेकिन आज चूंकि हम शोले की गोल्डन जुबली की बात कर रहे हैं, तो जय संतोषी माँ के बारे में आज बात नहीं करेंगे विस्तार से। लेकिन जय संतोषी माँ या डॉन हो या दीवार हो, इस तरह की जो फिल्में हैं, दीवार पर हम हालांकि चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन फिल्मों पर बात करेंगे। लेकिन ये जो फिल्म है शोले, इसका वाकई में जो तकनीकी पक्ष है वो इसके अभिनय पक्ष से रत्ती भर भी कम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वारका दिवेचा की जो एडिटिंग है और जिस तरीके का शिंदे साहब का काम है, जो द्वारका दिवेचा की जो सिनेमाटोग्राफी है और शिंदे साहब की जो एडिटिंग है, दोनों इतनी कमाल की हैं कि वो फिल्म को मतलब एकदम सही समय पर जो है, जिसको हथौड़ा मारना कहते हैं, कि इधर वो ठाकुर जो है वो उतर रहा है और दोनों गाड़ियों के जो है वो बम्पर्स लड़ रहे हैं, और इधर जो है वो एकदम वो लाशें दिखाई जा रही हैं उसके परिवार की, और एकदम बिल्कुल आप एकदम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। और वो जो एक शानदार सीन है जिसमें कि उसके पूरे परिवार का सफाया करता है, गब्बर सिंह ठाकुर बलदेव सिंह के परिवार का पूरा सफाया करता है,
और अंत में जब वो बच्चा जो है, बच्चे को भी जब वो नहीं मारता तो नहीं छोड़ता है, तो उसकी क्रूरता की जो पराकाष्ठा है वो उसमें दिखाई गई है। लेकिन गब्बर सिंह जैसा चरित्र जो है वो भी एक ऐसा चरित्र है अपने आप में वाकई में हिंदी सिनेमा का, कि जो निहायत क्रूर होते हुए भी गंदा है, वो दिखने में भद्दा है, वो उसके दांत पीले हैं, तंबाकू खाता है, सब कुछ है, लेकिन वो उसके बावजूद इतना लोकप्रिय हुआ कि बच्चों के मतलब मैंने विज्ञापनों में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। क्या कहेंगे आप, ये जो एक लोकप्रियता है, ये जो कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो नीरा ने भी कही कि मेल बॉन्डिंग एक अपने आप में इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह उभर करके आया, और अमिताभ का किरदार वाकई में वो जहां ले जाता है, क्रेसेंडो जो उस फिल्म का है, वो अमिताभ का किरदार स्टैब्लिश, दोनों तरफ जो है एक ही बात थी, वो कोई ऐसा मतलब वो हेड होटल वाली बात ही नहीं थी, दोनों तरफ एक ही चीज थी। तो वो जो है वो कहता है इतना बड़ा धोखा। तो ये जो अजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि फिल्म समीक्षक के तौर पर आप जब इस फिल्म को देखते हैं, और चूंकि बार बार ये फिल्म देखी गई, हम सभी ने इस फिल्म को एक से अधिक बार देखा है, तो बार बार हम जब देखते हैं तो वो चीजें हमको प्रभावित करती हैं। क्या कहेंगे आप आज के दर्शक के लिए, वो जो है किस तरीके से इसमें वो सारी चीजें ढूंढे जो हम आज से कई साल पहले इनको हम देख चुके हैं, बार बार हम व्याख्यायित करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो सही बात है कि आज का दर्शक, आज के युवा जो मिलेनियम कह लें या उसको जेनजी कह रहे हैं, ये जब देखेंगे तो उनको कोई नई चीज उद्घाटित होगी फिल्म में, या उसकी नई व्याख्या करेंगे, या नीरा ने जैसे दूर की कौड़ी मारी कि वो हिटलर जो है सो इंदिरा गांधी का प्रतीक हो सकता है, तानाशाह। हाँ, तो ये सारी चीजें जेनजी देख सकता है, खोज सकता है। आपको गब्बर सिंह की बात आपने की, गब्बर सिंह इतना पॉपुलर हुआ, आप अगर याद करें, हमें गब्बर याद रहते हैं फिल्म के अंदर, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि गब्बर के सिर्फ 9 सीन थे पूरी फिल्म में। पूरी फिल्म में गब्बर के सिर्फ 9 सीन मिले थे उनको, और 9 सीन भी इतना इम्पैक्टफुल होता है कि पूरी फिल्म में उसकी प्रेजेंस आपको महसूस होती है। फिर इस फिल्म को बड़ा बनाने में, इस फिल्म को इस लेवल पर ले जाने में जीपी सिप्पी साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जीपी सिप्पी साहब जो रमेश सिप्पी के पिताजी बेशक, हुए, बिल्कुल बिल्कुल। जनरली फिल्म की शूटिंग जो की जाती है वो 1/4 1/6, राजकुमार संतोषी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो 1/10 तक चले जाते हैं। मतलब एक रील शूट करना है तो 10 रील शूट करते हैं वो। लेकिन इस फिल्म को 15 गुना में शूट किया गया। 20,000 फीट पर ये फिल्म बनी है जो रिलीज हुई है, और 3 लाख फीट शूटिंग की गई है। रॉ स्टॉक कितना महंगा होता है, कितना खर्चीला होता है, ये सब दर्शक नहीं जानता, क्या लागत लगती है। और जीपी सिप्पी जैसा प्रोड्यूसर है जिसने उफ तक नहीं की, जिसने पूछा नहीं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, इतनी फिल्म कहाँ जा रही है, किस बात पर खर्च हो रही है। तो ऐसा प्रोड्यूसर भी जब जमा होता है तब जाकर के ऐसी फिल्में बनती हैं। फिर एडिटिंग वाली बात है कि एडिटिंग कमाल का है। आपको बताऊं कि उस जमाने में जब ऑनलाइन एडिटिंग का चलन नहीं था, तब बैंगलोर में शूट होकर के, वही जो रामगढ़ में शूट होकर के फिल्म भेजी जाती थी बॉम्बे उसी दिन। फिर यहाँ काम करते थे एडिटर साहब, और फिर वो शूट करके शिंदे साहब वापिस भेजते थे, फिर रमेश सिप्पी उसको ओके करते थे। तो इस तरीके से काम हुआ है। ऐसा नहीं था कि अच्छा, फरीद जानते हैं, बाकी लोग भी अब इस चीज को जानते हैं कि किसी भी फिल्म की शूटिंग लीनियर तरीके से नहीं होती। कि हम फिल्म में जैसे सीन देख रहे होते हैं वैसे ही फिल्म की शूटिंग हुई हो। फिल्म की शूटिंग अलग अलग तरीके से होती है। उन सबको एक एडिटर कैसे याद रखता है चीजों को, कैसे चीजों को ले जाके जोड़ता है वो या हटाता है। कई बार निर्देशक ने जिसको शूट किया हुआ है, एडिटर उसको बड़ी बेरहमी से डंप कर देता है। कई बार आर्टिस्ट इस बात पे दुखी होते हैं कि वहां तो मैंने कमाल कर दिया था, लेकिन एडिटर कहता है आपका कमाल फिल्म में वर्क नहीं कर रहा है, फिल्म से उसको हटाना पड़ेगा, और वो हटा देता है। तो ये वास्तव में टेक्निकल टीम जिसकी बात हम लोग शायद बहुत कम करते हैं, हम लोग टेक्निकल टीम की बात ही नहीं करते हैं। हम लोग एक्टर पे, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, इन पर निबट जाते हैं। लेकिन इस फिल्म के टेक्निकल टीम और उन चीजों पर विस्तार से बात होनी चाहिए कि किसने क्या योगदान किया। अफसोस की बात है, एक किताब इस पर लिखी गई है, शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक, अनुपमा चोपड़ा ने वो किताब लिखी थी, और उस किताब को नेशनल अवार्ड मिला था।
बुक ऑफ सिनेमा पे अभी मैंने किताब खत्म की, वो अंक अपना मैगजीन का खत्म किया, पता किया तो उस किताब को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। खैर, इन सारी चीजों को समझ करके हमें बातों को रखना चाहिए। और जो जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हितेन जी हैं, मैं हूँ, फरीद है, बाकी लोग भी हैं, पराग भी हैं, हम लोगों को इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को किस्तों में जारी करना चाहिए, किस्तों में बताना चाहिए, ताकि आज का ऑडियंस सिर्फ इस ऑ में नहीं आए और फिल्म में नहीं, हेरिटेज बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं अजय जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है इस झांसे में ना ये आए कि हमने नया कर दिया है फिल्म को, ओरिजिनल फिल्म को लेके आ रहे हैं। भाई ओरिजिनल फिल्म हम 90 से देख रहे हैं। एक जी, चीज मैं कहना चाहती हूँ। आपने उसको अपने तरीके से देखा है। नीरा आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? शुक्रिया अमिताभ जी। दरअसल शोले पे बात करते हुए जो चीज मुझे समझ में आ रही है कि अक्सर सामान्यतः फिल्मों में दो ही मतलब बाइनरी होती, हीरो और विलेन। लेकिन अगर हम शोले में देखें तो इसमें मतलब इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स की भी बहुत सारी बाइनरी है। जैसे अगर आप धर्मेंद्र का कैरेक्टर देखें, उसके ठीक अपोजिट अमिताभ का कैरेक्टर है। बसंती बहुत बोलती है, राधा चुप रहती है। वो एक्शन में हमेशा अपने गब्बर अपनी हर बात को मतलब बहुत ग्लोरीफाई करके बोलता है कि यहाँ से 50 कोस दूर भी, और ठाकुर शांत है और सिर्फ अपने रिजल्ट की तरफ ध्यान दे रहा है कि क्या करना है। आप इस तरह से देखें ना तो। और एक और चीज है, जैसे जब हम वेस्टर्न पोइटिक्स की बात करते हैं काव्यशास्त्र में, तो वहां ये कहा जाता है कि वहां जिसे हम महाकाव्य में की श्रेणी में रखेंगे वो हमेशा कारुणिक होगा, वो ट्रेजिक होगा। ट्रैजिक ही वहां पर सबसे उच्च कोटि का महाकाव्य होता है। क्यों? क्योंकि वो जब आप देखते हैं तो आप रो पड़ते हैं उसके एंड को देखकर, तो आपके अंदर का सारा दुख उसके साथ निकल जाता है, तो आपको फिर से तैयार हो जाते हैं जीवन की चुनौतियों के लिए। आप अगर बिल्कुल शोले को गौर से देखें तो वो पूरे उस कथारसिस को लेकर आती है। मतलब एक वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है, वो सिर्फ एक्शन नहीं है, वो ट्रेजिडी भी बिल्कुल है। तो वो बिल्कुल, ट्रेजेडी बहुत की अच्छी बात बाइनरी की आपने कही है। तरफ और कॉमेडी, मतलब वो कॉमेडी का अपोजिट, मतलब विरुद्धों का सामंजस्य जिसे हम कहते हैं, कि उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आप बहुत मतलब अच्छी बात आप आपने राधा कही की है। पूरी दुख को एंड में देखेंगे तो आपका दिल रो पड़ेगा। वो गजब बिल्कुल ट्रैजिक सीन है। और मुझे लगता है वहां पर वो एकदम फ्यूडल हो जाती है जब उसका एंड एकदम टिपिकल, हाँ एक विधवा दूसरी शादी, नहीं वहां तक नहीं पहुंचता है। बात करती है वो फिल्म लेकिन उसका एंड नहीं होता है, तो मुझे लगता है कुछ वैसे क्लीशे भी इस्तेमाल करती है। तो बहुत सुंदर, मतलब इसमें बहुत सारी बाइनरी एक साथ आ गई, इसलिए इतनी कल्ट क्लासिक हो गई है। मतलब वो सिर्फ किसी एक एंगल बिल्कुल को लेके नहीं चलती है, सिर्फ कॉमेडी नहीं है, सिर्फ एक्शन नहीं है, ट्रेजिडी भी है, रोमांस भी है, तो दुख भी है, सब कुछ साथ में है। मतलब मैं ये कहना बिल्कुल, चाह बहुत रही अच्छी बात आपने कही है। ये बिल्कुल इसीलिए ये जो कंप्लीटनेस है इस फिल्म की, वही इसको ऐसा। जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस एक लाइन में पूछना चाहता हूँ मित्रों से कि पूरी फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं वो लगभग एक ही ड्रेस में क्यों रहते हैं? इसका कोई एक, जैसे जो जितने कैरेक्टर्स हैं वो लगभग एक ही ड्रेस में रहते हैं, इसका इसका क्या कारण है समझ में नहीं आया मुझे। मतलब ये हल्के में कह रहा हूँ, लेकिन बहुत आसानी से आप जो है देखेंगे कि यहाँ तक कि जो चादर है हमारे ठाकुर साहब का, वो भी पूरी फिल्म में जो है वो एक ही तरह का है, जो ड्रेस है वो एक ही तरह का है। तो ये ठाकुर इसमें साहब तो कोई। व्हाइट, ठाकुर साहब की जी, चादर तो सफेद चादर है सर। उसको आप, ठाकुर साहब की चादर सफेद चादर ओढ़े हुए हैं वो, आप उसको आप उसको आप उसमें नहीं कोई नहीं नहीं, तब्दीली मतलब। मैं मुख्य रूप से जो कह रहा हूँ वो ये है कि जो जय और वीरू की जो ड्रेस है वो शुरू से आखिर तक एक जैसी है लगभग। ये क्या लगभग, हाँ। जानबूझ के किया? जानबूझ के किया? जानबूझ के है सर। हाँ, वो जानबूझ के कैरेक्टर्स लिए। ऐसे हैं कि वो लफंगे कैरेक्टर्स थे, कोई सूटकेस लेके तो आए नहीं थे गांव में। हाँ, हाँ ये बहुत सारे कपड़े लेके आए। और ये फिल्म आपको फैशन स्टेटमेंट के तौर से, इस फिल्म ने डेनिम को एस्टैब्लिश किया था इंडिया में। हाँ हाँ, चलिए उत्तर मिल गया मुझे, थैंक यू। हाँ, इस चलिए, फिल्म ने ही डेनिम को एस्टैब्लिश किया था। जैकेट, डेनिम के बहुत जैकेट, डेनिम के पैंट, ये सारे इसी फिल्म से एस्टैब्लिश हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अमिताभ बच्चन की जैकेट्स थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी और उसके वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल शोले और एक ऐसी फिल्म है जो, साथ ही वो बाइक भी जो कैरी ऑन होता है ना, बिल्कुल क्या वो कहते हैं बाइक, उसको, बिल्कुल कैरियर के जिसमें साथ दोनों वाला, बैठते हैं, ये बिल्कुल बाइक भी बहुत इसी अच्छे। वो फिल्म से पॉपुलर हुआ जिस था। पर वो तो गाना कुछ फिल्माया चीजें गया, जिस पर वो अंदाजे गाना हो फिल्माया जाती गया हैं। था।
बिल्कुल 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 नहीं। और वो अनजाने में हुई या उसके पीछे प्लानिंग थी, ये एक अलग शोध का विषय है, लेकिन बहरहाल दर्शकों ने उसको बहुत सराहा। और आज भी वो चीजें जो, वो सारे प्रतीक जो है, वो सारी चीजें जो है वो दर्शकों को प्रभावित करती है, उनको आकर्षित करती है, उनके बीच उनकी लोकप्रियता कायम है। बावजूद इसके कि फिल्म को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म का जो एक आज का जो नया दर्शक है, उसके लिए भी उस फिल्म में देखने के लिए बहुत कुछ है। जो तमाम सारी बातें यहाँ कही जा रही, उनके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे विश्लेषणों के उसमें कुछ न कुछ आयाम निकल आए। बहरहाल शोले पर ये बातचीत जो है, एक ऐसी बातचीत है, शोले एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में कई किस्तों में कई अलग अलग दृष्टिकोणों से बात की जा सकती है। जैसे कि अजय जी ने कहा कि भाई जो इसका तकनीकी पक्ष है उस पर विस्तार से बात होनी चाहिए, विस्तार से उन्होंने काफी विस्तार से रखा है, लेकिन संभवतः और विस्तार की आवश्यकता हो, जिसमें कि हम बैकग्राउंड स्कोर की। जी जी। बैकग्राउंड जो स्कोर जो फिल्म का म्यूजिक है, फिल्म का जो इवन जो म्यूजिक है, जो उसके मेन सॉन्ग्स हैं, जो महबूबा गाना है, जलाल आगा और हेलन जिसमें दिखते हैं, एक सीन के लिए आते हैं, लेकिन वो गाना और जो आर.डी. बर्मन ने गाया वो कितना पॉपुलर हुआ है। और जो होली का सॉन्ग है, होली के दिन दिल में, वो बरसों तक, यानी आज तक भी जो है होली के जो गाने गाए जाते हैं उसमें शोले का वो गाना जरूर शामिल होता है। और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये मेल बॉन्डिंग का एक जो सॉन्ग है, ये तो आज भी बहुत पॉपुलर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत विशिष्ट बनाती है। वाकई में ये जो कल्ट क्लासिक का इसको दर्जा हासिल हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद थे जो कि इस फिल्म को एक सदाबहार, एक टाइमलेस अपील देते हैं। इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हम और भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे शोले के और तमाम पहलुओं पर। और शोले जिस साल रिलीज हुई उस साल और जो फिल्में रिलीज हुई जिनका जिक्र अजय जी ने किया, उनके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में उन पर बातचीत करें, उन पर बात करें, जहां वो जैसे कला सिनेमा है या जो मुख्य धारा का सिनेमा है, दोनों जो फिल्में रही उन पर बात करें। आज की बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।